हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच पुनः डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आज जो बताने जा रहा हूँ वहाँ से कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो या वनडे एग्जाम, 100% क्वेश्चन वहाँ से आना तय है। तो आज ऐसा एक पार्ट यानी कहा जाए कि मध्यकालीन इतिहास हम लोग जो बता रहे थे, गुलाम वंश हम पढ़ा चुके। खिलजी वंश क्योंकि चल रहा था, खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी हम लोग बता चुके थे। आज हम लोग का अलाउद्दीन खिलजी के विषय में मैंने चर्चा की थी, लेकिन आज विधिवत चर्चा करेंगे। वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत काल का ऐसा सुल्तान जो कहा जाए कि पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन शासन सत्ता में उसका नाम सभी लोग जानते हैं। और कहा जाए कि इसकी प्रेरणा जो थी, यानी कि कहा जाए अकबर ने भी उसी की ली हुई थी सैन्य व्यवस्था में। और कहा जाए कि पढ़ा लिखा न होने के बाद भी लेकिन जो कारभार उसने ग्रहण किया तो किसी योग्य सुल्तान से कम नहीं था। और कहा जाए दिल्ली सल्तनत काल में जितनी विजय इसने की हैं वास्तव में तारीफ़े काबिल है। कहा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक को छोड़कर अगर देखा जाए तो सर्वाधिक विजय इसी की थी। दिल्ली सल्तनत काल में एकमात्र ऐसा सुल्तान जो ये कहता था कि शरीयत में मुझे ये नहीं मालूम कि अल्लाह मेरे साथ क्या करेगा, मुझे जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं। यानी कि योग्यता के अनुसार पद भी दिए इसने। पहला ऐसा सुल्तान कि योग्यता के अनुसार पद देने वाला। पहली चीज एक तो ये इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज कि नगद वेतन देने वाला सुल्तान कौन था, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा के आएंगे। इक्ता व्यवस्था को समाप्त किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। क्यों किया? क्योंकि इक्ता व्यवस्था को चेंज करके उसने क्या किया कि नगद वेतन देने की प्रथा और इक्ता व्यवस्था अपूर्णता समाप्त इसने कर दिया। और कहा जाए जी नगद वेतन दे रहा था वो भी योग्यता के अनुसार, यानी कि जो योग्य व्यक्ति है उसका अलग वेतन होता था। इसने घोड़े दागने की प्रथा, यानी कि पहली बार शुरुआत करने वाला यही व्यक्ति था। एक घोड़े पे कितना वेतन होगा? 78 होगा। फिर 2 घोड़े पे कितना होगा? तो इस तरीके की इसने ये भी व्यवस्था किया। घोड़े की दागने की प्रथा, यानी कि इसी से प्रेरणा लेकर अकबर ने भी की थी। लेकिन अकबर के समय एक नहीं 2 घोड़े पर दाग लगाए जाते, दोनों तरफ लगाए जाते थे। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति कि घोड़े के एक तरफ यानी दागने की प्रथा, जिससे कि अदला बदली ना हो सके, यानी कि ऐसा सुल्तान ये। दूसरी चीज कि जिसने ये कहा था कि सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए, उस पर कोई यानी कि अंकुश नहीं होना चाहिए। निरंकुशवादी सुल्तान था, यानी कि जो उसे अच्छा लगता था वो वही करता था। और उसने खुद ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे नहीं मालूम, मैं तो एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ कि ना तो मैंने कोई पुस्तक पढ़ी, ना मैंने कोई ज्ञान ऐसे अर्जित किया, लेकिन मेरा व्यवहारिक ज्ञान जो कहता है कि जो जनता के हित में हो वही कार्य करना चाहिए। आगे फिर क्या मेरे साथ पैगंबर करेंगे, क्या अल्लाह करेगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे जो जनता के हित में अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। ऐसा इसने किया। और कहा जाए इसने एक विशाल सेना का गठन किया। और कहा जाए कि ये ऐसा सुल्तान जो प्राचीन काल में एक और व्यवस्था मिलती थी हर्यक वंश में, जो हर्यक वंश में अपने पिता को मारकर गद्दी प्राप्त की थी, उसका नाम था अजातशत्रु। बिम्बिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। उसी तरीके से यहाँ भी इसने ऐसा किया। इसने क्या किया कि अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। यानी कि इसका पिता, यानी कि जब ये अबोध बालक था, खत्म हो जाता है, इसका लालन पालन इसके चाचा करते हैं। और चूंकि चाचा इससे बहुत स्नेह करता था, बचपन का नाम अली गुरसप था। अली गुरसप को अपने पुत्र की भांति प्यार किया। लेकिन मित्रों, पुत्र की भांति जरूर प्रेम किया, लेकिन इसने अवसर मिलते ही
अपने पिता की हत्या कर दी, मतलब चाचा की हत्या कर दी। और चाचा की हत्या करने के बाद स्वयं यानी कि शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। और कहा जाए उस समय कड़ा मानिकपुर का ये एक सूबेदार था। कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद के पास यहाँ का सूबेदार था। और कहा जाए सूबेदार की हैसियत से इसने पहली विजय देवगिरी की। और देवगिरी की विजय करने के बाद जब वहाँ अपार धन संपदा प्राप्त होती है तो उसकी लालसा क्या हो गई कि क्यों ना अब हम सुल्तान बन जाएं। अपने भाई से ये कहता है कि चाचा को निमंत्रण दो। उस समय चाचा इसका ग्वालियर में था। कहा चाचा कि बिना आपकी अनुमति के भाई ने देवगिरी पर आक्रमण किया और जो आक्रमण किया है वहाँ से जो भी माल मिला है, जो धन संपदा मिली हुई है, वो आपको हवाले करना चाह रहा है और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि आपने अनुमति नहीं दी थी और इसके बावजूद वहाँ पर अटैक किया। और इसमें एक बहुत बड़ी चाल थी। चाल ये थी कि चाचा को छल से बुलाकर और उनकी हत्या कर दी जाए और बाद में सत्ता अपने हाथ में ले ली जाए। इसमें इसका भाई का भी यानी कि बहुत बड़ा योगदान था। और मित्रों, जो वो उसने सोचा वही उसने कर भी दिया। उसने एक रणनीति अपनाई, यानी कि चाचा से ये कहा कि चाचा और भतीजे के बीच में कोई सेना को नहीं आना चाहिए। गंगा के जब प्रवेश करता है, जैसे कड़ा मानिकपुर तो सेना लेकर आ रहा था, उसने सेना को ये कहकर कि चाचा और भतीजे का जब प्रेम है तो उसमें सेना नहीं आना चाहिए। और अपनी जो सेना थी उसमें इसने अपने 3-4 ऐसे व्यक्ति लगा रखे थे कि जैसे चाचा मेरे साथ मिलाप करें, मेल मिलाप होगा, उसी समय चाचा पे वार कर देना। और चाचा तो निहत्थे थे, उन्हें क्या मालूम कि मेरा भतीजा मेरे साथ क्या षड्यंत्र कर रहा है। उनने लेकिन जैसा उसने कहा वैसा उनने किया और मिलने जैसे पहुंचते हैं और ये अपने एक मित्र से कह के और अटैक करवा देता है और चाचा भागता है। बाद में वो पकड़ा जाता है और मारा जाता है। मारने के बाद कहा जाए कि इसके एक सेनापति ने गर्दन काट कर और बाद में उसके पास हवाले करता है। बाद में ये दिल्ली जाता है और दिल्ली में ये चारों तरफ घुमा घुमा कर ये प्रदर्शन किया कि मैं जब अपने चाचा के साथ ऐसा कर सकता हूं तो आम जनता समझ ले कि हम उसके साथ क्या करेंगे। यानी कि उसका कुल मिलाकर ये था कि जनता के बीच ऐसा खौफ करना कि जनता उससे भय करे, डरे। और यही मित्रों किया उसने। और बाद में अपना राज्याभिषेक कराता है। और कहा जाए राज्याभिषेक यानी कि बलवन के लाल महल में करवाया था, यानी कि दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराता है। और राज्याभिषेक कराने के बाद ये 1296 में गद्दी पर बैठता है। 1320 तक ये शासन करता है। कहा जाए कि अलाउद्दीन जो खिलजी था वास्तव में इतिहास में बहुत चर्चित व्यक्ति है, चर्चित सुल्तान, यानी कि जिसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। मित्रों, मंगोल आक्रमण इसी समय क्यों हुए, इसके पीछे एक कारण था। कारण ये था कि जो इसका चाचा था उसके समय जब मंगोल आक्रमण हुए तो मंगोलों को उसने यानी कि दमन किया और बाद में समझौता करता है। और उसे मंगोलपुर नामक दिल्ली में एक जगह है जहाँ पर वो बसाने के लिए कहता है कि आप लोग यहाँ बस जाओ। उनके लिए सारी सुख सुविधाएं उत्पन्न कर देता है जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मंगोलों के साथ अगर मित्रता की तो इसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने की। जब कोई मित्र साथ मित्रता होती है तो निश्चित है कि उनका जो व्यवहार है उसके तरफ निश्चित झुकाव होगा। जब मित्र बन गए, अब इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चाचा की हत्या कर दी। वही मंगोल यानी कि इसका विरोध किया। और इसी वजह से कहा जाए, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत काल का कौन सा सुल्तान था जिसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। यहाँ ऑप्शन होगा इल्तुतमिश होगा, बलवन होगा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो आप लोग अलाउद्दीन खिलजी लगा के आएंगे। मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय कितने हुए
तो 6 आक्रमण हुए थे। कितने आक्रमण हुए? तो 6 आक्रमण हुए थे, ये याद रखना। और कहा जाए कि सीरी का किला, यानी कि एक सीरी नामक जगह थी, वहाँ एक किला भी था। और सीरी यानी कि जिस समय मंगोल आक्रमण हुए तो एक इसका सेनापति मारा जाता नुसरत था, और जो वफादार था वो इसकी रक्षा करते हुए मारा जाता। और कहा जाए बाद में सीरी को अलाउद्दीन खिलजी अपनी दूसरी राजधानी बनाता है। और इस वजह से, क्योंकि मंगोल जिस समय चारों तरफ से घेरे हुए थे और काफ़ी लंबे समय के बाद वो लोग उसे विजित नहीं कर पाए और वहाँ से लौट जाते हैं, इसी वजह से उसने अपनी सीरी राजधानी यानी कि बनाई हुई थी, ये भी याद रखना। और कहा जाए कि साहनाए मंडी नामक गठन किसने किया? इसी ने किया। दीवाने रसालत किसने गठन किया? इसी ने किया। दीवाने रियासत किसने गठन किया? इसी ने किया। और कहा जाए कि एक अमीर खुसरो था, यानी कि दरबारी इतिहासकार पूछा जाता अक्सर है कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो मित्रों याद रखना अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ऐसा व्यक्ति जिसने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मित्रों याद रखना कि जो अमीर खुसरो था, इसका जन्म कहाँ हुआ? तो एटा में हुआ। एटा कहाँ? तो अपने उत्तर प्रदेश में। एटा में एक स्थान था पटियाली, पटियाली में इसका जन्म हुआ था। और कहा जाए इसने सबसे पहले किस सुल्तान के दरबार में प्रवेश किया? तो बलवन, बलवन का बेटा महमूद जो था उसी के दरबार में सबसे पहले प्रवेश होता है। तो ये भी याद रखना। खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह में ये खुद कहता है कि वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी ऐसा सुल्तान जो कि ऐसा ना आज तक हुआ है ना होगा, ऐसा ये कहता है कि इतना दयालु, यानी कि कहा जाए अत्याचारों से यानी कि मुक्ति दिलाने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि उस समय मंगोलों का आक्रमण हो रहे थे, उन अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़ कि अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा व्यक्ति जिसने सेना को नगद वेतन दिया और एक विशाल सेना का गठन किया। तो ये चीज़ याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत में कितनी विजय की? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दक्षिण भारत की विजय, इसकी पहली विजय कहाँ थी? तो देवगिरी की थी। देवगिरी की विजय कब की? तो 1307 में की और 1310 में, यानी 1307 से 1310 तक यहाँ इसका शासन रहा। और एक चीज और याद रखना, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो भी विजय की, इसका मेन टारगेट था कि वहाँ के सुल्तान मतलब वहाँ के राजा को विजित करने के बाद उससे कर लेता था, ना कि उसको अपने प्रांतों में नहीं मिलाया, यानी दिल्ली में नहीं मिलाया था, लेकिन उन्हें स्वतंत्र कर देता था, आप सिर्फ मेरे पास कर भेजिए। तो देवगिरी यानी कि रामचंद्र देव था, वहां पर विजित किया। इसके बाद तेलंगाना, मित्रों याद रखना, तेलंगाना जो विजय थी ये प्रताप रुद्र देव थे। यहाँ पर रामचंद्र, तो रामचंद्र इसको याद रखना कि रामचंद्र देव थे। और इसके बाद प्रताप रुद्रदेव, तो प्रताप जो रुद्रदेव था, रुद्रदेव, तो रुद्रदेव के विषय में आप लोगों को बता दें कि ये गोलकुंडा नामक जगह से एक कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। और जो कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ वो जो है मलिक काफूर को मिलता है। यानी कि वहाँ तेलंगाना जब विजय करने अलाउद्दीन खुद नहीं गया, अपने एक सेनापति जिसका नाम मलिक काफूर था। और मित्रों याद रखना कि जो मलिक काफूर था वो कहाँ से मिला था? तो गुजरात की विजय, अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 में उत्तर भारत की जब विजय की है, वहाँ पर इसे नुसरत खान ने इसे पहली बार देखा और इसे कहता अलाउद्दीन से इसको खरीद लो। तब अलाउद्दीन खिलजी उसे 1000 दिनार में खरीदता है और वही उसका सबसे प्रिय यानी कि कहा जाए कौन हुआ था? यानी कि सेवक हुआ। और कहा जाए कि ये सेनापति की हैसियत से इसे भर्ती कर लिया और इस सेनापति ने दक्षिण भारत की लगभग विजय की थी। तो मलिक काफूर यानी कि कहा जाए ये एक हिजड़ा था, ठीक है, लेकिन वास्तव में इसने ऐसी अपनी वीरता का परिचय दिया
कि दक्षिण भारत की अलाउद्दीन की लगभग विजय उसी ने की थी। तो मित्रों, इसने जब भेजा तेलंगाना तो प्रताप रुद्र दो को पराजित कर देता है और प्रताप रुद्र दो खुद यानी कि गले में अपनी एक सोने की जंजीर डालकर और मलिक काफूर के सामने आता है और कहता है कि अपने सुल्तान के पास मुझे ले चलो। तो इसके बाद सुल्तान यानी कि ऐसा नहीं कि घसीट के वो ले गया हो, यानी कि ये कुल मिला के आत्मसमर्पण वाली बात थी। तो इसके बाद सम्मानित ढंग से उसको लेकर पहुंचता है प्रताप रुद्रदेव को। अलाउद्दीन खिलजी उसे माफ करता है और इसके बाद कोनूर हीरा भी मिलता है और कहा जाए अपार धन संपदा भी दी। और इसके बाद उसने कहा तुम जाओ अपने राज्य में स्वतंत्र यानी कि राज्य करो, मुझे सिर्फ टैक्स भेजो। इसके बाद मित्रों होशियार राज पर यहाँ पर विजय करता 1310 में। यहाँ भी यानी किसने विजय की, तो मलिक काफूर ने की थी, इसको भी विजित कर लेता है। इसके बाद पांड्यराज, तो पांड्यराज में दो थे, एक सुंदर पांड्य था और एक वीर पांड्य था। सुंदर पांड्य और वीर पांड्य, याद रखना कि सुंदर पांड्य और वीर पांड्य ये दो व्यक्ति दोनों सगे भाई थे। और कहा जाए कि यहाँ पर इनको विजय यानी कि नहीं मिल पाई और ये भाग गए। और कहा जाए कि यहाँ पर इनको विजय जरूर नहीं मिली लेकिन ये युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। गुजरात की विजय की। अब अलाउद्दीन खिलजी की यानी कि ये पूछा जाता है कि उत्तर भारत में कौन कौन सी विजय रही, तो नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 रणथंबोर 1299 से 1301 में रणथंबोर की, और इसके बाद चित्तौड़ की विजय यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ की जो विजय थी बहुत महत्वपूर्ण विजय थी। मित्रों कहानी टाइप में पढ़िए इतिहास को, इतिहास कुछ भी नहीं है। अगर आप इतिहास को कहानी के टाइप में पढ़ेंगे कभी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जिस समय चित्तौड़गढ़ पर अटैक किया है अलाउद्दीन खिलजी ने, तो कहा जाए वहाँ राजा रतन सिंह था, जो राणा रतन सिंह, इसका नाम चर्चा में था कि ये भी एक महान शासक था और राठौर वंश का राजपूत शासक, यानी कि उस समय इसकी जो रानी थी उसका नाम पद्मनी था। कहा जाए कि उस समय रानी पद्मनी जो थी भारत की सबसे सुंदर यानी कि राजकुमारी में नाम इनका गिना जाता था, ऐसा उसने अलाउद्दीन खिलजी ने सुन रखा था और इसी वजह से उसने वहां पर अटैक किया। उसका मेन मकसद ये था कि राणा रतन सिंह की पत्नी जो है अलाउद्दीन मतलब पद्मनी, उसको मुझे देखना है कि जो मैंने सुना है क्या वास्तव में सच है। और मित्रों इसी वजह से वो पहुंचता है 1303 में और वहां पर ये शर्त रखता है राणा रतन सिंह से कि अपनी एक बार पत्नी को सिर्फ चेहरा दिखा दो, एक बार चेहरा दिखा दो और हम वापस चले जाएंगे। मित्रों यहाँ पर जब पहुंचता है चित्तौड़गढ़ के किले पर, तो यहाँ पर बैठे वार्तालाप हो रही और यहीं पर वार्तालाप हो रही थी। ये दर्पण लगे हुए थे और दर्पण पर जैसे राजा रतन सिंह से ये शर्त रखी थी कि हमें रानी की दिखा दो, और यहाँ एक बहुत बड़ा जलाशय था जहाँ तालाब, यहाँ पर रानी अपना स्नान अपनी सखियों के साथ कर रही थी। मित्रों ये जब शर्त रखी कि अपनी रानी का सिर्फ चेहरा दिखा दो और हम युद्ध करे हुए लौट जाएंगे, आपका राजपाट छोड़कर चले जाएंगे, सिर्फ मेरी शर्त ये मान लो। तो राजा रतन सिंह ये जान रहे थे कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो निश्चित है कि रानी को भी ले जाएगा और मुझे भी मार देगा। राजा रतन सिंह ने कहा हम सारी शर्त मान लेंगे लेकिन ये शर्त हम नहीं मानेंगे। तो इसी वजह से इन लोगों की वार्तालाप चल ही रही थी कि रानी उस अपनी सखियों के साथ नहाकर उस जलाशय से बाहर निकलती हैं, जैसे बाल अपने चारों तरफ घुमाते हैं, सर घुमाते हैं, और उसी समय इस दर्पण में यानी कि रानी का चेहरा सिर्फ दिखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह के ऊपर अटैक कर दिया। मित्रों जब अटैक किया तो एक राणा रतन सिंह का सेनापति रानी के पास पहुंचता है, वो सूचना देता है कि आज अटैक कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने और राजा उसमें मारे गए। तो रानी इसी वजह से बाद में वो क्या होती हैं यानी कि कहा जाए जौहर किया था, यानी कि जौहर प्रथा की शुरुआत जो हुई 1303 में हुई। मित्रों याद रखना कि सती प्रथा अगर पूछी जाए तो यह भी याद रखना कि सती प्रथा कभी भी पूछा जाए
तो 510 याद रखना। जौहर प्रथा पूछा जाए 1303 में याद रखना। तो ये प्रथा चालू हो गई और कहा जाए इसकी देन यानी कौन हुआ, अलाउद्दीन खिलजी। और मित्रों जिस समय रानी सती होती हैं इसके बाद जौहर प्रथा की शुरुआत हो जाती है। और इसी समय यानी कि जब विजित करता है तो इसका एक बेटा था खिज्र खां, उसके नाम पर इसका नाम यानी चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद रख दिया गया। तो मित्रों चित्तौड़गढ़ की ये विजय थी। इसके 1303 में याद रखना कि ये इसका नाम खिजराबाद रखा था। क्या रखा था? खिजराबाद नाम रख दिया। और अपने बेटा, इसका बेटा कौन था? खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां। तो ये चीज याद रखना। इसके बाद मालवा की विजय की 1305 में, यानी कि मालवा की विजय की। फिर जालौर की विजय की 1306 में की। मारवाड़ की विजय यानी कि राजस्थान में यानी 1308 में की। तो मित्रों याद रखना कि ये इसने विजय हासिल की। और बर्नी एक था इतिहासकार, उसने फतवा यानी खुद अपने एक कथा में लिखा है ना, तारीख एक फिरोजशाही में लिखता है कि वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत काल का ऐसा सुल्तान जिसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को विजित किया। और कहा जाए कि इसकी जो राजस्व सिद्धांत वाली परंपरा थी ये निरंकुशवादी थी। ठीक है। और उसने यानी कि कहा जाए अमीर खुसरो ने प्रशंसा की कि वास्तव में ऐसा सुल्तान जिससे अत्याचारों से ये धरती मुक्ति हो गई, यानी कि भूर भूर प्रशंसा करता था क्योंकि वो दरबारी इतिहासकार भी था। तो ये चीज़ याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी यानी कि पहला ऐसा सुल्तान, याद रखना कि पहला ऐसा सुल्तान कि वास्तव में इसने धर्म के अनुसार नहीं योग्यता के अनुसार पद दिए थे। ठीक है। तो योग्यता के अनुसार पद देने वाला दिल्ली सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। तो इसकी जो गुप्तचर प्रणाली थी बहुत जबरदस्त थी। और कहा जाए कि गुप्तचर प्रणाली अपनी ये कहता था कि वास्तव में गुप्तचर प्रणाली किसी भी सुल्तान की अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन अनुभव बहुत ज़्यादा रखता था। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुगल काल में एक और ऐसा महान शासक हुआ जिसका नाम अकबर था। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन यानी कि बुद्धिजीवियों के दरबार का आयोजन अक्सर करता था। और कहा जाए कि अनुभव तो बहुत ज़्यादा था। तो उसी तरीके से ये भी पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन अनुभव बहुत था। तो ये कहा जाए कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की कौन विजय की, ये कई बार क्वेश्चन मिलाने का आता है। तो क्रम याद रखना कि देवगिरी, तेलंगाना, होयसल राज, पांड्यराज। फिर इसके बाद दक्षिण भारत की गुजरात है, रणथंभौर है, चित्तौड़ है, मालवा है, जालौर है, मारवाड़ है। तो ये चीज़ याद रखना। तो मित्रों ये है आज आपका पार्ट यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी यानी कि खिलजी वंश का एक महान सुल्तान हुआ। और इसके बाद इसके जो बेटे आते हैं तो वो दुर्बल शासक हुए। यानी कि इसके बाद तो देखा जाए कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी भी आया पहले। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद शहाबुद्दीन उमर, याद रखना, वो गद्दी बैठा, दुर्बल शासक था। फिर मुबारक शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, यह भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा शासन नहीं कर पाया। फिर खुसरो शाह यानी कि मुसलमान जो था बाद में हिंदू बन जाता है, इसका भी बहुत ज़्यादा योगदान नहीं रहा। कल हम इन लोगों के विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों आज का ये अलाउद्दीन खिलजी का पार्ट रहा। कल इसकी कुछ प्रशासनिक और राजनीतिक चीज़ें और हम बताएंगे। जुड़े रहिए NKS लर्निंग कैंपस से। आपको बहुत यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और कहा जाए कि मेरा तो इतिहास पढ़ाने का एक टारगेट है कि इतिहास को हम लोग कहानी टाइप में पढ़ाएंगे। और वास्तव में इतिहास को जिस दिन कहानी टाइप में याद कर लिया तो कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। ठीक है। तो इतिहास को कभी भी वैसे नहीं कि आप एक बोझ समझ के पढ़ें, इसको एक कहानी टाइप में आप अपने दिमाग में उतारिए। बहुत आसान है, आप लोग मेंस में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और कल हम लोग पुनः एक नए
यानी कि इसके जो उत्तराधिकारी हैं उनके विषय में भी बताएंगे, कैसे शहाबुद्दीन उमर की क्या कहानी रही है। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी क्या रही है, खुसरो शाह क्या रही है, पूरे कल हम लोग विधिवत इसको समाप्त करते हैं। तो मित्रों, कल पुनः आपसे मिलते हैं NKS लर्निंग कैंपस में।